नागेश चौधरी सर, महाराष्ट्र में जिस तरीके से मराठा आरक्षण को लेकर के विवाद शुरू हुआ है, अभी कांग्रेस ने भी उसका जो है उसमें जो उनके अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उनकी तरफ से बयान आता है कि भाई महाराष्ट्र मराठा आरक्षण को लेकर के ये झूठ बोला गया। देवेंद्र फडणवीस पर उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा है। सर, ये जो पूरा मामला है वो कितना इफेक्टिव है वहां पर, और मराठा आरक्षण की जो बात हो रही है, थोड़ा सा पहले उसको बता दें और फिर उसके बाद इसका एक जो राजनीतिक पहलू है उस पर आपकी एक टिप्पणी नागेश सर। देखिए, मराठा आरक्षण की जो बात है वो कई दिनों से वो डिमांड हो रही है, कई सालों से डिमांड हो रही है। और मराठा और जो दूसरे जो एक कास्ट है कुणबी और मराठा, तो आजकल जो डिमांड हो रही है कि कुणबी रिजर्वेशन ओबीसी में है और मराठा ओबीसी में नहीं है। मगर अभी मराठा लोग बोल रहे हैं कि हम ओरिजिनली कुणबी है। क्या हुआ था कि पहले जो मराठा महासंघ नाम की संगठन थी, उसने मंडल कमीशन के बाद जो टाइम था, तब मराठा महासंघ ने विरोध किया था मंडल कमीशन का। तो अभी मगर उनको लग रहा है कि अभी उनकी एक लग रहा है कि हमको भी रिजर्वेशन चाहिए। तो ये जो खुद को कुणबी से मराठा खुद ऊंचे समझते हैं और बोलते हैं कि हम कुणबी लोगों से ऊंचे हैं, तो इसलिए उन्होंने पहले विरोध किया। अभी मगर परिस्थिति ऐसी है कि वास्तव में कुणबी और मराठा दोनों ये कृषि वाले, खेती लोग करने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, और जो इसलिए उनको भी लगता है कि अगर कुणबियों को मिलता है तो हमको भी मिलना चाहिए। ऐसा महाराष्ट्र में जो मंडल कमीशन लागू हुआ है उसमें 7% आदिवासियों को है, 13% एसटी को है, और बचा हुआ जो 19% अभी ओबीसी को है। और एक्चुअली 11% ओबीसी का जो कोटा था 30%, क्योंकि 7 और 13 20 और 50 कर सकते थे, तो इसलिए 11% अलग कर दिया। इसलिए ओबीसी को अभी 9%, और जो मुंडे वगैरह की कास्ट थी उसमें अलग कर दिया 11%। तो अभी जो डिमांड हो रही है इसकी मराठा को आरक्षण मिलना चाहिए, अभी जो नाना पटोले ने भी उसको डिमांड किया था। मगर ये जो भाजप जो पार्टी है, भाजप भारतीय जनता पार्टी है, वो बेसिकली वे लोग रिजर्वेशन के खिलाफ है। अभी जो मराठवाड़ा में हुआ लाठीचार्ज हुआ है वो मराठा लोगों के ऊपर, वो लाठीचार्ज भी उसका जो जरिया होम मिनिस्टर फडणवीस है। तो फडणवीस को जवाबदार ठहरा, उन्होंने माफी मांग ली कि मेरी गलती है, अगर ऐसा हुआ तो पहले कभी हुआ नहीं था, अगर ऐसा हुआ तो होम मिनिस्टर होने के कारण वो बोले कि मेरी गलती है। बेसिकली मंडल कमीशन को बीजेपी ने या आरएसएस ने बहुत बड़ा विरोध किया 1990 में। तो इसके लिए वो लोग तो मन से दिमाग से विरोध में है, आरक्षण के खिलाफ है। मगर इसलिए अभी मराठाओं का आरक्षण की बहुत तीव्रता से संघर्ष हो रहा है। एक लड़का, मराठा लड़का जालना डिस्ट्रिक्ट में आमरण उपोषण पर बैठा है। तो अभी तो सरकार को उसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो उप मुख्यमंत्री अभी अजित पवार और मुख्यमंत्री शिंदे, ये दोनों मराठा है और फडणवीस ब्राह्मण है। तो इनमें भी टसल हो सकता है कि ये ब्राह्मण होने के कारण इनका दिमाग, इनको नहीं लगता कि मराठा का मिला। ये जो टसल अभी दोनों पार्टियों में इनसाइड द रूलिंग पार्टी, शिंदे और अजित पवार एक बाजू में और फडणवीस दूसरे बाजू में, ऐसा एक टसल हो सकता है। तो अभी अड़चन फडणवीस को भी है कि कैसा क्या किया जाए, क्योंकि उसको नहीं लगता कि जो 50% रिजर्वेशन का डिमांड है, जैसे महाराष्ट्र में जो मराठा आर 15% एंड कुणबीज आर 35%, ऐसा इरावती कर्वे का किताब है महाराष्ट्र लैंड एंड इट्स पीपल, उसमें ऐसा डिवीजन दिया है। तो इनको लगता है कि अभी वो मराठा का 50% नहीं होना चाहिए, 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मगर इनकी डिमांड ये भी कि अभी जो अगर कुछ मराठा बोल रहे हैं कि हम ओबीसी में हमको इंक्लूड करो, मगर ओबीसी का फिर कम हो जाएगा, ओबीसी का कोटा फिर कम हो जाएगा। तो इससे ओबीसी विरोध में है। अगर उनको देना है मराठाओं को तो बियॉन्ड 50% देना पड़ेगा, जैसा कि तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन, कर्नाटक में और केरला में भी ज्यादा 50% से ज्यादा है। तो इसलिए वो डिमांड को भी आगे आना है अभी, क्योंकि 50% अगर ये कोई गॉड गिफ्ट ये नहीं है कि उसके वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि ओपन में जो लोग हैं वो 50% रिजर्वेशन उनकी सर्विस उनके पास है, और बाकी जो 75% पॉपुलेशन है उसको केवल 50% है।
जी। तो इसलिए वो प्रोफेसर, मराठाओं की डिमांड हमको लगता है वो जायज जी है और उनको होना चाहिए, मगर रिजर्वेशन के 50% आगे बढ़े तो भी वो कोई पूरी बात नहीं, क्यों कुछ प्रांतों में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन है। जी। नागेश सर, आपने 50% जो कैपिंग की जो बात हो रही थी, वो 50% कैपिंग है आरक्षण पे, ठीक है, लेकिन आपने ही तमिलनाडु का भी उदाहरण दिया सर। जिस समय ये वादे किए जाते हैं उस समय भी तो ये स्थिति क्लियर रहती है ना कि भाई 50% इस तरीके से करके 50% ये पूरा हो जाता है। तो फिर आप नई जातियों को वोट लेने के लालच में कर देते हैं कि भाई हाँ ठीक है, हम आपको इतना जो है आरक्षण देंगे और ये करेंगे, फलाना ढिमका समझा देते हैं, सपने दिखा देते हैं, लेकिन बाद में फिर आप नियमों का हवाला देने लगते हैं, नियमों का रोना रोने लगते हैं। तो सर ये नियम तो कोई नया है नहीं। जब देवेंद्र फडणवीस ने ये वादा किया था कि मैं जो है हम आरक्षण देंगे, और ये दावा किया था, वादा नहीं, दावा करते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि केवल मैं ही हूं जो आरक्षण दे सकता हूं मराठा को। तो सर ये स्थितियां तो सारी एज इट इज उस समय भी थी, ये कैपिंग उस समय भी थी, तो इसका मतलब ये जानबूझ करके किया हुआ क्या मतलब वादा है जिसको सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए किया गया था मराठा समाज को? बिल्कुल। जो फडणवीस का जो कहना था कि हम मराठा को आरक्षण देंगे, मगर वो एक्चुअली जो कोर्ट के जो वकील था मराठा, वो बोल रहे थे कि उसके अंदर से उसको विरोध किया था फडणवीस ने, और इसको दिखाने के लिए वो बोलते हैं कि मैं मराठा के साथ हूँ, मगर अंदर से दिल से तो वो साथ में नहीं है। उसका फायदा लेने, पॉलिटिकली फायदा नहीं, वोटिंग के लिए फायदा लेने के लिए ऐसा उन्होंने बोला है, मगर वो उसका फायदा भी वो इलेक्शन में उनको हुआ 14 में या 19 में कुछ हुआ, तो इसलिए वो पॉलिटिकल गेन के लिए रिजर्वेशन गाजर दिखाया जाता है कि आप हमको वोट दो, हमारी पार्टी बड़ी हो जाएगी तो हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको रिजर्वेशन देंगे। ऐसी बात बीजेपी फडणवीस ने की थी, मगर मगर उनका दिल से वो कुछ आरक्षण के बाजू में नहीं है। और ये जो 50% या मेरिट की बात है कि बाकी लोगों में बैकवर्ड जिनको कहा गया है, या जो वो फॉरवर्ड जिसको जो लोग खुद को कहते हैं, और वो मेरिट की जो व्याख्या है, हम देखते हैं कि मेरिट जात पर निर्भर है, ऐसा दिखते हैं कि जो मंडल कमीशन को विरोध में किया जाती है, वो बोलता है कि मेरिट खत्म हो जाएगा देश में, ऐसा आर्गुमेंट था तब। मगर वो आप चांस ही नहीं देंगे, उनको प्रवेश ही नहीं देंगे, तो मेरिट कैसा दिखेगा? तो ये जात के ऊपर मेरिट सोचने की बात जो हमारे देश में, ऊंची जात है, तथाकथित ऊंची है, ऊंची ऊंचे कुछ रहते नहीं है, ऊंची जात है तो उसको ज्यादा मेरिट है, और नीची जात उनको मेरिट नहीं है। अगर जो लोग खेती करते हैं, ऐसे व्यवहार करते हैं कि जिनका बैकग्राउंड एजुकेशन का कुछ नहीं रहता, उनको आप जो फॉरवर्ड कास्ट है उनको कैसा जोड़ सकते? उनका मेरिट का जो वो बात है वो झूठ है, क्योंकि कास्ट सिस्टम ये मेरिट पर बेस नहीं है। फॉरवर्ड कास्ट जो है या बैकवर्ड कास्ट जो है या अछूतपन जो है, वो तो कास्ट सिस्टम का परिणाम है। इसे कास्ट सिस्टम को खत्म करो, सबको समान अधिकार दो, सबको समान अवसर दो, तभी मेरिट का ख्याल में आएगा। सभी को समान अवस्था में शिक्षा दो, तभी तभी मेरिट, सच्चा मेरिट सामने आएगा। अभी जात, आप जात देख के मेरिट बोलते हैं ना, ये इसलिए ये सब हो रहा है, इसलिए बीजेपी वाले हो, आरएसएस वाले, ये पूरी तरीके से आरक्षण के खिलाफ है। उनको जैसे अपर कास्ट में हाथ में ये सब रहना चाहिए। आज मैं कल देखता हूँ कि जो मोदी सरकार के 89 सेक्रेटरीज है, तो उसमें से 0 ओबीसी एक भी नहीं है, एससी एक है और 3 एसटी है। तो 89 में क्या होगा कि 0% ओबीसी है सेक्रेटरीज में। रूलिंग क्लिक जो होता है दिल्ली का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें 0% है सेक्रेटरी, वो सबसे पावरफुल रहते हैं। दे आर दी गवर्निंग क्लास। जैसा अम्बेडकर ने कहा था कि ब्यूरो, अपर ब्यूरोक्रेसी, हाईएस्ट ब्यूरोक्रेसी इज द गवर्निंग क्लास। तो गवर्निंग क्लास उन्हीं का है जो खुद को ऊंचे समझते हैं या ब्राह्मीण है। उनको लगता है कि हमारे साथ में सब एडमिनिस्ट्रेशन हम ही चलाएंगे, हम हमारे दिमाग से चलाएंगे और इन लोगों को आने नहीं देंगे। इसका मतलब है कि वो गवर्निंग क्लास खुद रहना चाहते हैं और बाकी लोगों को बाहर रखना चाहते हैं। यही अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें वही है, आरक्षण करीब करीब खत्म करने की साजिश तथाकथित नई शिक्षा नीति में। ऐसा हमें लगता है कि इसलिए जैसा कि अभी महात्मा फुले ने जो रिजर्वेशन की पहली बात कही थी 1873 में, उन्होंने शेतकऱ्याचा असूड किताब में लिखा था कि सबको आरक्षण मिलना चाहिए, जाति के संख्या के प्रमाण में आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसी बात महात्मा फुले ने की थी। और 1902 में शाहू महाराज जो कोल्हापुर संस्था के थे, उन्होंने 1902 में 50% आरक्षण लागू किया था नॉन ब्राह्मण कास्ट।
इंक्लूडिंग मुस्लिम्स एंड सब। तो ये होता है कि जो सामाजिक समता के लिए बात करने वाले लोग होते हैं या समाज जाति व्यवस्था के खिलाफ के लोग हैं, वो रिजर्वेशन का उपचार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मगर जो जाति व्यवस्था के बाजू में है वो लोग दिखावे में सपोर्ट करेंगे और असल में उसके खिलाफ बात करेंगे, व्यवहार करेंगे, ऐसा दिखता है। नागेश सर, एक बात अभी समीम सर ने पहले उसका जिक्र किया, जातिगत जनगणना वाली, जो सर ये बहुत पहले से बार बार उठाई जाती रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये जो परिस्थितियां अभी उत्पन्न हुई हैं, कुछ राज्यों में सर्वेस कराना शुरू हुआ, हालांकि सब्जेक्ट ये केंद्र का है, पर इसके बावजूद भी सरकार एक तरफ बात करती है आरक्षण की, दूसरे तरफ वो जातियों की बात करती है, जाति आधारित तमाम सम्मेलन आयोजित करती है, सारी चीजें करती है। पर जब जातिगत जनगणना की बात आती है तो सरकार उसको सिरे से खारिज कर देती है। बार बार ये साफ तौर पे वो कह देती है कि भाई जातिगत जनगणना नहीं होगी। कांग्रेस के जमाने में जातिगत जनगणना हुई यूपीए सरकार में, उस डेटा को जो है उसमें तमाम सारी कमियां बताते हुए उसको रिलीज नहीं होने दिया गया। उस समय भी विपक्ष में बैठे हुए लोगों ने उसका विरोध किया था। तो आज ये परिस्थितियां सर दोनों जो है वो एक साथ क्यों चलाते हैं जो ये सियासी दल है? वही एक तरफ वो कह देंगे कि हम आपको आरक्षण दे रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए बड़े बड़े सपने दिखा दिए जाएंगे, दूसरी तरफ जब हिस्सेदारी की बात आएगी तो एक्चुअल हिस्सेदारी निकल के ना आए इसके लिए जो है वो जनगणना नहीं होने देंगे। तो ये दोनों चीजें एक साथ सियासी दल क्यों चलाते हैं नागेश सर? अभी तो हमारे देश में जो जातिगत जनगणना हुई थी लास्ट में, वो 1931 की हुई और बाद में कांग्रेस सरकार 1941 में द्वितीय महायुद्ध होने के कारण अंग्रेज सरकार ने की नहीं। मगर बाद में नेहरू सरकार आई, उन्होंने भी उसको ये नहीं किया लागू, लेने कभी किया नहीं जातिगत सर्वे। तो अभी अभी डिमांड उठ रही है कि क्योंकि जो जाति का जो शेयर है जातियों का इस देश में, देश का तो शेयर होना चाहिए, सब जातियों का स्थान होना चाहिए सब में, इसलिए अभी जो जातिगत जनगणना की डिमांड हो रही है, जैसा कि बिहार में उन्होंने किया तो उसका भी विरोध करने को हाईकोर्ट चल गया था। तो बिहार में अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको ये दे दिया बिहार को। मगर अभी जो बीजेपी वाले हैं, आरएसएस वाले, वो उसके खिलाफ है, क्योंकि जो स्पष्ट चित्र है, जो जाति कौन सी जाति कहाँ है प्रगति में, कौन से स्थान पर है, एजुकेशन में क्या है, तो नौकरी क्षेत्र में किस जाति को कितना प्रमाण मिल रहा है, ये सब जो सत्य है ये खुला हो जाएगा, लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जाति ज्यादा पावरफुल है, किसको ज्यादा सहूलियत है, किसके पास ज्यादा नौकरियां है, शिक्षा में या एजुकेशन में किसका ज्यादा प्रमाण है। ये सब जो वास्तव है ये सामने आ जाएगा और लोगों के दिमाग में आ जाएगा हम इतने पीछे, हम हमारे लिए कुछ नहीं इस देश में, कुछ लोग बहुत ज्यादा है कुछ लोगों के लिए, कुछ जातियों के लिए। इसलिए जाति व्यवस्था के खिलाफ का डिमांड ऐसा लगता है उनको कि इसमें जाति का एक्सपोज होना, जाति व्यवस्था का जो सच है वो सच सामने आएगा जाति की जनगणना करने से, वो सच उनको नहीं चाहिए, वो सच छुपाना चाहते हैं सब लोग, ये जो बीजेपी वाले आरएसएस वाले, क्योंकि आरएसएस को कास्ट सिस्टम को तो रखना है मगर उसकी गिनती नहीं कराना। तो आरएसएस का जो डिमांड है कि जाति के खिलाफ नहीं है, वो उनको तो जाति व्यवस्था चाहिए, उच्च नीचता चाहिए, मगर उसमें न्याय नहीं चाहिए, समानता नहीं चाहिए जातियों में, और इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या है हिंदू राष्ट्र? अगर हिंदू राष्ट्र, अगर आप मुझे गोलवल करके जो विचार है बंच ऑफ थॉट्स में हो या वही और अवर नेशन ऑफ डिफाइंड जो किताबें हैं गोलवल करके, उन्होंने पूरा हिंदू राष्ट्र की जो उसकी बात कही है कि हिंदू राष्ट्र चतुर्वर्ण ही हिंदू राष्ट्र है, 4 वर्ण में जो विभाजन है देश के समाज का वही हिंदू राष्ट्र है। और मनुस्मृति में वही बात लिखी है, मनुस्मृति का जो 12वां अध्याय है वो बोलता है कि 4 वर्ण ही धर्म है, कास्ट सिस्टम इज रिलीजन। ये जो बात कहने वाली मनुस्मृति की जो बात है वही गोलवलकर कहते हैं, वही संघ कहता है। आप देखिए 5 अगस्त 2020 में जो राम मंदिर का ये हो गया बेस कर दिया, जहाँ भागवत थे और मोदी भी थे, तो भागवत ने वही मंत्र पढ़ा मनुस्मृति का जिसमें लिखा कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, दुनिया में सबसे ऊपर है, और उनसे शिक्षा लेना है, उनसे उपदेश लेना चाहिए पूरे दुनिया के लोगों ने। वो मनुस्मृति का श्लोक भागवत ने बोला उस टाइम, और वही श्लोक गोलवलकर ने अपनी किताब में, वही और अवर नेशन डिफाइंड, वो 1913 का किताब है, वही श्लोक उसने उद्धृत किया था। गोलवलकर की और मोहन भागवत की चाल एक ही है
एक ही जगह से बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए और ब्राह्मण सबसे ऊपर रहना चाहिए, ये उनका हिंदू राष्ट्र है। और ये ऊपर रहना है तो सबको समानता प्रदान नहीं कर सकते, सबको समान हक नहीं दे सकते। तो सबको समान हक से वंचित रखने के लिए ये जाति व्यवस्था को खुले में आने नहीं देंगे। जाति व्यवस्था चाहिए, मगर जाति व्यवस्था में अन्यायपूर्ण जाति व्यवस्था चाहिए, उच्च नीचता के साथ और विषमता के साथ, गैर बराबरी के साथ जाति व्यवस्था चाहिए। वही हिंदू धर्म है, वही हिंदू राष्ट्र है, ऐसी उनकी मान्यता है। इसलिए हमको लगता है कि ये इसके खिलाफ जो भी लोग जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, जैसे महात्मा फुले हो या शाहू महाराज हो महाराष्ट्र के, या पेरियर रामास्वामी हो या डॉक्टर अम्बेडकर हो, इन सबों ने कास्ट सिस्टम को एनिलेट करने का मंत्र दिया और इसलिए उनको उनको अहिंदू करते हैं, हिंदू के खिलाफ बोलते हैं वो लोग। जिन लोगों ने समानता की डिमांड रखी, समानता का आंदोलन किए, उनको बोलते कि हिंदू नहीं है, हिंदू के खिलाफ है। और इसलिए महात्मा फुले को गाली दे दिया था आरएसएस के लोगों ने कि ये तो, ये कहा कि फुले नहीं, ये गंदगी है। तो समानता वाले लोगों को गंदगी कहने वाले जो लोग हैं, ये आरएसएस वाले लोग हैं, यही माइंडसेट के लोग हैं। तो इससे लोग हमको लगता है कि ये जाति व्यवस्था खत्म करना, ये समानता का राष्ट्र होगा और जाति व्यवस्था की संबंध जो हिंदू राष्ट्र है वो पूरा जाति व्यवस्था के भरा हुआ रहेगा। उचितता से, जैसे मुसलमानों के खिलाफ है, जातियों के खिलाफ है, और केवल अपने ऊंचे, हम ही ऊंचे रहेंगे, हमारे नीचे सब लोग रहना चाहिए, ये चातुर्वर्ण्य है। ये गोलक, ये आरएसएस की डिमांड है। तो ये जातीय समानता उनको नहीं चाहिए और जाति की गिनती भी नहीं चाहिए। गिनती होने से वो एक्सपोज हो जाएंगे। इसलिए उनको लगता है कि जाति व्यवस्था रहनी भी चाहिए और जाति की गिनती भी नहीं होना चाहिए।